नमस्कार, जनमंच में आप सभी का स्वागत है। राजनीतिक मुद्दों पे बहुत बात कर ली है, शायद कुछ अलग हटके भी टॉपिक पे बात करना चाहिए। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, शायद कहीं ना कहीं इस भारतीय संस्कृति के आगे पीछे का टॉपिक है या उसकी एक धुरी के बीच का टॉपिक है। कहते हैं कि वेश्यावृत्ति को अगर वैधानिक रूप दे दिया जाए तो क्या इस देश के अंदर अलग अलग नियम और कायदों के टूटने की बात होगी या कहीं ना कहीं नारी के अस्तित्व की बचने की बात होगी। आइए हम बात करते हैं। आज यहाँ पर उपाध्यक्ष कांग्रेस से हमारे बीच हैं अर्चना शर्मा जी, एक्स प्रेसिडेंट स्टेट वुमेन सेल से हैं हमारे बीच लाड कुमारी जैन साहब, और साथ ही समाजशास्त्री के रूप में SL शर्मा साहब हैं, सोशल पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं सुधीर वर्मा साहब, एंटरप्रेन्योर के रूप में हमारे बीच में अलका बत्रा जी हैं, प्रेसिडेंट PUCL से प्रेम किशन शर्मा जी हैं, सेंटर ऑफ दलित सोसाइटी से PI मिमरोत हैं, और सेव द चिल्ड्रन सोसाइटी से हमारे बीच हैं रमाकांत जी, सक्षम महिला समिति से निशा चौहान हैं, और समाज सेवी के एक भूमिका निभा रहे हैं हमारे बीच में निशा सिद्धू जी निभा रही हैं, और वात्सल्य संस्थान से हितेश गुप्ता जी हैं, और सरकार से ओंकार सिंह जी लखावत कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे यहाँ पर। आइए इस चर्चा को लेकर सबसे पहले एक समाजशास्त्री हमारे बीच हैं SL शर्मा साहब, उन तक आना चाहता हूँ कि सर क्या लगता है ये जो इशू है, खासकर वेश्यावृत्ति को वैधानिक रूप देना, अगर ये बात कहीं आती है तो क्या ये भारतीय संस्कृति के अनुरूप कहीं बात हो रही है? ये जो समस्या को उठाना ही अपने आप में एक समाज की जागरूकता महसूस होती है, और मैं इस जनमंच का धन्यवाद देता हूं कि इस मंच के माध्यम से इस समस्या के बारे में कम से कम एक चर्चा तो प्रारंभ की गई है। जैसा कि शब्द पता चलता है कि वेश्यावृत्ति की जो समस्या है वो करीब करीब एक पूरे विश्व की समस्या है, केवल भारत की नहीं है। सारे देशों को जब हम अध्ययन करते हैं तो लगता है कि पूरे विश्व में ही ये समस्या व्याप्त है। और जब हम भारत की तरफ देखते हैं तो आज़ादी से पहले भी ब्रिटिश काल के समय या इससे पहले भी एंशंट काल में, महाभारत के समय, इसके पश्चात मुग़ल काल में, हर समय ये समस्या अलग अलग फॉर्म में मौजूद रही है। आज़ादी के बाद जो एक्ट बना है, चाहे वो सीटा के रूप में हो, इमोरल ट्रैफिक एक्ट 1956, या अमेंडमेंट किया 1986 में इमोरल ट्रैफिक एक्ट, प्रिवेंशन एक्ट, इसके बावजूद भी सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि सरकार इसको वैधानिक दर्जा क्यों देना चाहती है। मेरा तो मानना ये है कि जब ये समस्या है तो इसका समाधान क्यों नहीं करते, या ऐसा लगता है कि सरकार की बस की बात नहीं है कि इसको एक संवैधानिक दर्जा देंगे और समस्या नियंत्रण में हो जाएगी। आपको क्या लगता है बेसिक रूप से ये जो वैधानिक रूप देने के पीछे क्या मुख्य कारण हो सकते हैं? मुख्य कारण क्या हो सकता है? इसका मुख्य कारण ये है कि इससे क्या समस्या का समाधान हो जाएगा, क्या एक समस्या एक जगह इकट्ठी हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक्ट बना रखे हैं। और वेश्यावृत्ति चूँकि भारत में लंबे समय से या चीर काल से चली आ रही है, जब जहाँ तक हम लोगों का ज्ञान है, और विशेषकर जो रेड लाइट एरिया हैं, चाहे आप दिल्ली का GB रोड देखें, चाहे आप सोनागाची कोलकाता का देखें, मुंबई का देखें, या जितने भी महानगर है, बड़े बड़े नगर हैं, उसमें सब में कहीं ना कहीं रेड लाइट एरिया है। क्या अभी तक हमने इसका कहीं ना कहीं रेगुलेट करने का प्रयास किया? एक समाजशास्त्री होने के नाते अगर इसको वैधानिक रूप दे दिया जाए तो क्या आपको लगता है कि रेप और बाकी जो मर्डर केसेस हैं वो कम होंगे? मुझे इसमें थोड़ा संशय ये है कि जो हमारी मशीनरी जो काम कर रही है भारत में, जो गवर्निंग मशीनरी है, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट है, चाहे जुडिशरी है, ये इनका जो भूमिका है वो किस रूप में होगी, क्या होगी, ये शायद एक प्रश्न दिमाग में रहता है। क्या इसे समस्या का समाधान हो जाएगा? मुझे इसमें संशय है, क्योंकि अभी तक जो रिपोर्ट हमारे पास में आई है, विशेषकर 36% वो लड़कियां हैं जो 18 वर्ष से कम उम्र में हैं, जो इस व्यवसाय में संलग्न है, और करीब 3 बिलियन महिलाएं भारत में ही इस व्यवसाय में संलग्न है। और मेरे ख्याल से सिनेमा इसका बेस्ट माध्यम है। जब 56-58 से लेकर जब हम इसका एनालिसिस करें तो अनारकली है, या पाकीजा है, या उमरा जान है, या ताइफ है, या जो स्लम डॉग मिलियनेयर एक मूवी बनी थी 2006 में, वो ये बताने का प्रयास किया कि भारत ये कितनी विकट समस्या को झेल रहा है, और इसके बारे में कोई सार्थक प्रयास नहीं किए गए हैं। जैसे डॉक्टर किसी बीमारी का इलाज करता है तो उसको समझने के बाद करता है, हम समाज वैज्ञानिक भी चाहते हैं कि जब समस्या है तो इसका समाधान क्यों नहीं हो रहा, हम इसको अप्रूव करना चाहते हैं या इसको वैधानिक दर्जा देना चाहें, इस पे विवाद होना चाहिए। अच्छा, पर्सनल राय अगर मैं आपकी मानूं तो क्या इसको वैधानिक रूप दे देना चाहिए? वैधानिक रूप देने से क्या समाज में इनको वो स्टेटस मिल जाएगा जो एक आम व्यक्ति को मिलता है? सुरक्षा की भावना मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल। मुझे बहुत बड़ा संशय व्यवस्था पे भी लगता है और प्रयासों में भी लगता है, क्योंकि
जो इनसे उत्पन्न वाले जो बच्चे हैं, बच्चों का सबसे बड़ी हमें चिंता ये है कि उनका स्टेटस क्या होगा, उनके पिता का नाम क्या होगा। ये शायद अभी भी समस्या है और आने वाले समय में भी रहेगा। लाडकुमारी जैन, ये सामाजिक और संस्कृति के साथ जोड़ करके जिस तरह से इसको देखा जा रहा है और जो शर्मा जी ने कहा है वो सारी चीज़ें ठीक है, हिस्ट्री में एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है, लेकिन आज जो बात उठी है कि क्या इसको वैधता करार दी जाए या नहीं। पहला तो मैं मैं अपने आप में बहुत स्पष्ट हूँ कि प्रोस्टिट्यूशन और ट्रैफिकिंग दो अलग अलग चीज़ें, दोनों अलग अलग है, दो अलग अलग हैं। और वेश्यावृत्ति में जो राजस्थान में मैंने काफ़ी ऐसे एरिया के दौरे किए हैं और जो प्रैक्टिकली मैंने उनको देखा है, तो बड़ा ताजुब हुआ है कि आज भी उन कम्युनिटीज़ के लिए, उन कॉलोनी में जहाँ वो रह रहे हैं, उनकी जो एक मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए उनसे भी वे वंचित है। सरकार आज कानून, मतलब ये हुआ, ये प्रश्न उठना ही कि मैं दवाई नहीं उपलब्ध करा सकते हैं, इलाज नहीं उपलब्ध करा सकते हैं, इसलिए ऐसा कुछ हो कि या तो आत्महत्या कर ले या वो मर जाए, वैसे ही मर जाए। तो ये कोई बात नहीं हुई। वैधता एक यस और नो में जवाब देने वाला मुद्दा नहीं। इसमें जो राजस्थान में जिस तरह से हम देख रहे हैं, एक तो कम्युनिटी बेस्ड जिस तरह से सारा है, लेकिन वो कम्युनिटी जो जिनको जिक्र मैं अलग से नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो कम्युनिटीज़ में डांस का और गाने बजाने का इनका हुआ करता था, उनका दुरुपयोग किन्होंने करना शुरू किया। वो मनोरंजन था, केवल मनोरंजन था, लेकिन मनोरंजन से उन्होंने एक डांसर को सेक्स वर्कर किस तरह से बनाया। हाँ, वो जो बेसिक मुद्दा है, चोट जहाँ पर होनी चाहिए कि मुझे पता है कहीं लोग ऐसे भी उस समय जो किसी को आपने डांस करते हुए और मुजरा करते हुए पसंद कर लिया, तो जो दलाल, सबसे बड़ा जो चोट होनी चाहिए, अटैक होना चाहिए, वो दलालों पे होना चाहिए। दलाल जिन्होंने इस धंधे को एक बिग इंडस्ट्री के रूप में बना रखा, पनपा रखा है, और वही लोग नहीं चाहेंगे कि ये बंद हो जाए, क्योंकि कितना करोड़ों रुपए का बिजनेस और धंधा उनका हो रहा है। आज बच्चियां केवल राजस्थान में नहीं, मेरे इन दौरों पे जिनके माता पिताओं से मैंने बात की है, किस तरह से वो अब यहाँ से जो बाहर जिस तरह से लड़कियां जा रही है, खाड़ी में, गल्फ कंट्रीज में लड़कियां जा रही है, और नाबालिग लड़कियों को मैंने ये सारे जो दौरे किए, उसके पीछे जो मुझे प्रेरणा कहाँ से, कि बहुत सारी यंग लड़कियां किडनैप हो रही और इतनी सारी हेबियस कॉर्पस रिटे हाई कोर्ट में लगी है, 4-4 महीने तक। मैं भी फोन करती हूँ एसपी को, कोर्ट भी कह रही है, लेकिन लड़कियां बरामद नहीं हो रही है। कहाँ जा रही? 3 साल के मेरे कार्यकाल में 150 नाबालिग लड़कियों के मामले थे। तो ये एक अंदर से बहुत अपने आप में। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, जहाँ पर हम नीचे के तबके की बात कर रहे हैं, जहाँ पे ये देह व्यापार हो रहा है या वेश्यावृत्ति का हो रहा है, एक ऊपर का तबका है जो कहीं ना कहीं एक अलग तरीके से इसमें लिप्त है। नहीं, इसको तो ये चीजें भी तो कहीं ना कहीं मायने रखती है। इसको स्पष्ट रूप से देखने की आवश्यकता है कि जो कम्युनिटी बेस्ड था और जो हमारे यहाँ टूरिज्म के साथ डेवलप हो रहा है, जो टूरिस्ट प्लेस है हमारे यहाँ पर, वहाँ पर किस रूप में डेवलप हो रहा है, वहाँ हाई फाई लेवल में भी हो रहा है। और दूसरा, वैश्वीकरण के दौर के साथ राजस्थान में औद्योगिकरण के साथ जो जिन एरियाज में नहीं था, उन एरियाज में पनपा है। अलवर देखिए आप, एक और औद्योगिक विकास हो रहा है वहाँ। अलवर में जितनी जगह पर ये सब काम चल रहा है, उतना मेरे ख्याल से किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं चल रहा होगा। फिर भीलवाड़ा, इधर टेक्सटाइल बिजनेस के साथ देखा मैंने, भीलवाड़ा और मार्बल बिजनेस के साथ देखा। राजसमंद वाला एरिया भी ऐसे, वो भी जबरदस्त है, जबरदस्त। तो ये, और दूसरा पहले क्या है कि नट बेड़िया और नट बेड़िया और जोगीर कालबेलिया कुछ कम्युनिटी है जो डांस वगैरह थे। किशनगढ़ में जबरदस्त बेल्ट है पूरा। कंजर कम्युनिटी जो पहले सीधा इसमें नहीं थे, लेकिन आज उन बच्चियों को इन दौरों में मैंने देखा कि जितनी लड़कियां, कई जगह से 100 लड़कियां आज भी जा रही। बात ये क्या हो रहा है कि जो हमारे पास ऑलरेडी, जैसे इन्होंने कहा, एक्ट हमारा बना हुआ है, पीटा एक्ट, जो पीटा एक्ट काम कहाँ कर रहा है? नहीं, पीटा नहीं, तो उसमें अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है, बजाय नया कानून लाने या लीगलाइज करने की। ये सही बात है। ये बात ये है कि पीटा में मैंने देखा ना, एक जगह पर भरतपुर में मेरे दौरे के साथ साथ जो बिल्कुल सड़क के किनारे वो सब चल रहा था, पुलिस की गाड़ियां और महिला बाल विकास की गाड़ियां आते ही वो देख करके वो सब भागे वहाँ से। उसके बाद मैं संभल गई, क्योंकि वो इसलिए डरते हैं कि पुलिस अरेस्ट करने आई है। हमारा मोटिव या हमारा जो उद्देश्य, और जो मैं व्यक्तिगत रूप से भी चाहती हूँ, हम नहीं चाहते हैं कि कहीं इनको अरेस्ट करो, इनको गिरफ्तार करो, क्योंकि अभी जो एक्ट है उसमें उनको अरेस्ट किया जाता है। आप पकड़ो उनको जो दलाली कर रहे हैं, जो धंधा बना रखा है। उन लड़कियों के पेरेंट्स से मैं मिली हूँ और वो कह रहे हैं कि सब हमें 3 महीने का एडवांस दे जाते हैं और बच्चियाँ जा रहे हैं, हमारी बच्चियाँ अब यही नहीं
बॉम्बे, गुड़गांव वगैरह यहाँ तो जा ही रही है और साथ के साथ खाड़ी देशों में जा रही है, लेकिन हमें ये कह करके ले जाते हैं कि वो डांस पार्टी में जा रही है, लेकिन उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। दूसरा, जो मैंने इन दौरे के दौरान जिन विजिट की है उसमें 50-55 की उम्र से लेकर के 75-80 उम्र के बीच की जो औरतें मिली, उन महिलाओं से मैंने जब बात की, रूबरू हुई, उन्होंने कहा साहब हम लोग, क्योंकि हमारे बुजुर्गों की परंपरा हो गई, हम परंपरा के उसमें चलते रहे। कोई भी अनफेयर प्रैक्टिसेस यदि समाज में चल रही है, निर्वस्त करके आप घुमा दे तो सरकार कुछ नहीं कर सकती, कानून कुछ नहीं कर सकता। क्यों? तो अनफेयर प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए इन 67-68 ईयर्स में हमने क्या किया। आप, मैं जैसलमेर के टीलों के ऊपर गई, जहाँ पर वो छोटे छोटे बच्चों को साथ में लेकर के सीजन में आते पूरे के पूरे ग्रुप। मैंने उनसे कहा कि ये बच्चों को यहाँ क्यों लाते हो। पंडेर गई, टीबा वाला गई, इधर गई उधर गई, वो एक ही प्रश्न सब जगह से मेरे को उन्होंने कहा कि आप बहन जी हमारे बच्चों के लिए रेजिडेंशियल स्कूल बनवा दीजिए। मतलब उनकी पीड़ा और दर्द और मतलब मांग आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं सरकारों को ये सारी पहल करनी पड़ेगी, अर्थवाद के साथ जहाँ पर जुड़ा हुआ है ये मसला, उनके प्रोटेक्शन की, उनके परिवार के प्रोटेक्शन की भी बात करनी पड़ेगी। प्रोटेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन। आज क्या हो रहा है, सरकार ने रिहेबिलिटेशन के लिए मैं पार्टी की बात नहीं करती हूँ, सरकार गवर्नमेंट इज गवर्नमेंट, वो कभी किस पार्टी की होती है, कभी किस पार्टी की होती है, सब पुलिस वालों को मालूम होता है, सब पॉलिटिशियंस को मालूम होता है, सबको मालूम है कि कहाँ बहुत लंबी बहस है फिर तो। लेकिन उनके बावजूद वो सब इन्वॉल्व है उसमें, उनको प्रोटेक्शन मिल रहा है। प्रोटेक्शन जो अच्छा, दूसरा मेरा ये है कि ये जो वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाएं हैं उनको क्रिमिनल नहीं माना जाना चाहिए। अच्छा, सारी बात क्या होता है कि उनको अपराधी मान करके आप अरेस्ट करने भाग रहे हैं। ये नहीं हो करके जो दलाली कर रहा है, जो धंधा कर रहा है, जो इंडस्ट्री के रूप में चला रहा है और पनपा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को खींच करके लगा रहे, धकेल रहे हैं। वो दलाल के बाद के ऊपर नियम कहाँ है? रात को पकड़ते हैं, सुबह उसकी जमानत नहीं तो बस वो दलालों के में इसमें अमेंडमेंट होकर के और वेश्यावृत्ति वाली महिलाओं को नहीं। दूसरा, लीगलाइज करने से हर गली में, हर होटल में, हर कहीं पर भी मकान में, जैसलमेर में तो किले पे आम बात हो रखी है, पुष्कर में आम बात हो रखी है। तो आप कैसे कल में हम लोग कोई भी हम कहेंगे कानूनी कार्रवाई हो, अरे मैडम अब तो लीगलाइज है ना, अब तो सब कुछ माफ। मतलब वो बॉम्बे के डांस बार और ये सारी चीजें सब चालू हो जाएगी। क्या करें बड़े, आपको भी ताजुब होगा जान करके कि बार वाला के लिए एक सुप्रीम कोर्ट में एक बार लगा, उसमें बैन लगा दिया, और दूसरी बार हम देख रहे हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर होने के पहले उनमें वापस छूट दे देते हैं। मैं यहाँ पर सक्षम महिला समिति से निशा चौहान हमारे बीच बैठी है, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। क्या है ये मुद्दा? बेसिकली आप इन सारी चीज़ों के बीच में कहीं से निकल के आते हैं, तो कहाँ लगता है आपको कि ये चीज़ वैधानिक और अवैधानिक रूप से कैसे इसको माना जाए? देखिए, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि वैधानिक तौर पे अगर हम देखते हैं तो मेरा जो 10 से 12 साल इन लोगों के बीच में निकालना, मैंने इनके साथ में बहुत काम किया, बहुत कोशिश भी की कि इनके बच्चों को बाहर निकाला जाए और इनको इस प्रोफेशन से बाहर निकाला जाए, लेकिन वो कहीं भी संभव नहीं हो पा रहा। कारण? उसका कारण ये है कि ये निकलना भी चाहें, जैसे हमारी बहुत सारी बहनों की बच्चियां, कोई डेंटिस्ट है, कोई तहसीलदार है, कोई बीटेक कर रही है, कोई बीबीए कर रही है, पर उनकी शादियां नहीं हो पा रही क्योंकि हमारे समाज में उनको एक दर्जा नहीं मिल पा रहा, उनको समाज में दर्जा नहीं मिल पा रहा और लौट के उन्हें वापस उसी प्रोफेशन में जाना पड़ रहा है। आपको क्या लगता है वैधानिक होने के बाद उन्हें समाज में दर्जा मिलेगा? वैधानिक होने के बाद में उनको खुद को अपना एक जगह और रास्ता मिल जाएगा, वो अपने बचाव के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आगे खुद एक्सपोज हो सकेंगी। अभी क्या होता है, स्कूल में जाती है तो उसे छुपाना पड़ता है कि मैं सेक्स वर्कर हूँ। अगर वो वैधानिक हो जाती है तो अपने आप को बता सकती है मैं सेक्स वर्कर हूँ और ये मेरी बच्ची है, तो उस पर अगले वाला व्यक्ति उंगली नहीं उठा सकता। और मैं एक चीज सोचती हूँ कि हमारे 3 मुद्दे जो हैं उन पर बहुत बड़ा वैधानिक होने पर फर्क पड़ेगा। हाँ, 3 मुद्दे वो हैं जिसमें है क्रिमिनलाइजेशन, एक ट्रैफिकिंग और एक स्वास्थ्य का मुद्दा। स्वास्थ्य के मुद्दे की बात करते हैं, हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे कार्यक्रम चला रखे हैं, पर वो कार्यक्रम जब अगर इनको लीगलाइज किया जाएगा
तो इन पर हमारा ये भी रहेगा कि इनको स्वास्थ्य के मुद्दों पर जानकारियां दी जाएं और लीगलाइज करने से पहले इनको ये बताया जाए कि आपको आपने हर स्वास्थ्य के मुद्दे पर ध्यान देना होगा। दूसरा, जो ट्रैफिकिंग हो रही है उस पर पूरा दबाव रहेगा, क्योंकि उन्हीं को लाइसेंस मिलेगा, वही सामने आएंगे। अगर जिन लड़कियों को आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान जैसे राजस्थान के अंदर गुटखा बंद हो गया तो क्या बिक नहीं रहा है, गुजरात में शराब बंद हो गई तो क्या बिक नहीं रही, ये तो सारी चीजें हैं, परंतु आप वैधानिक कर देंगे तो भी आपको कहाँ तक लगता है कि लीगल होने के बाद भी वो सारी चीजें आपको लीगली नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी? नहीं, अगर आप इसको अभी हम एक बात करते हैं, अगर ये इसको वैधानिक नहीं कर रखा है तो क्या हमने इसको रोक पाए? नहीं रोक पाए ना, वो भी नहीं करे, लेकिन ये छुपके करें या सामने करें, लेकिन उन पे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। वैधानिक होने के बाद शायद वो अत्याचार कम हो जाए। तो खुला नहीं हो जाएगा सब? नहीं, खुला कुछ नहीं होगा, क्योंकि इनके सामने जब ये लीगल, अगर आप ये इस बात को ये कह दूं कि अगर कोई महिला अपना देह व्यापार में लिप्त होती तो आर्थिक दबाव, घरेलू प्रताड़ना या किसी और कारण से होती है, तो नहीं सरकार इनके आर्थिक दबाव, घरेलू प्रताड़ना और इन सारी चीजों पे दिमाग लगाए ताकि ये लोग कहीं ना कहीं इस चीज में कहीं लिप्त होने की कोशिश नहीं करे। क्या हम इस तरीके से बात नहीं कर सकते? अब हम इसकी बात करें तो आर्थिक स्थिति की बात करें तो हमारे देश में बहुत सारे गरीब लोग हैं। सरकार ने क्या किया उनके लिए, इनके लिए क्या कर पाएगी? कम से कम आज 30,000 सेक्स वर्कर हमारे पास है, क्या उनको आर्थिक सहायता दे पाएगी हमारी सरकार? हमारे जो झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहे हैं उनको ही आज तक सरकार नहीं बना पाई उनके लिए घर, तो इनके लिए क्या कर पाएगी? ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। सुधीर वर्मा जी बैठे हैं मेरे साथ, यहाँ पर सोशल पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। सुधीर सर, एक सिंपल सी बात है, जिस चीज़ से हम चर्चा कर रहे हैं, जिस बारे में बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि सरकारों को खासकर इनकी जड़ों तक जाके कुछ नई पॉलिसीज बनानी चाहिए? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि अभी तक हम ये पूरा जो भी कृत्य है उसके बारे में कभी भी हम डीप नहीं गए, कभी भी हम बिल्कुल इसके अंतरंग में नहीं पहुंच पाए हैं। और इसका काफ़ी कारण ये भी है कि ज़्यादातर जो सभ्य समाज माना जाता है वो इसके बारे में चर्चा करने से ही कतराता रहा है और अभी भी कतरा रहा है। और मुझे कई बार आश्चर्य भी होता है कि ऐसे लोगों से जिनसे हम सोचते हैं कि वो कतराने के बगैर इसका कोई सॉल्यूशन निकालेगा, वो सॉल्यूशन अभी भी नहीं निकाल पाता है। जहाँ तक निशा जी की बात कह रहे हैं की बात है, तो मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूँ। ये कहना कि कोई विधानिक इसको दर्ज दिया जाएगा तो बहुत कोई आश्चर्यजनक बात हो जाएगी, या उसको अभी अवैधानिक रखें तो बहुत ही गलत बात है। यू नो दैट पॉइंट सारा ये है कि हमें दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। एक तो जैसे कि राजकुमारी जी ने कहा, हमें ट्रैफिकिंग और प्रोस्टिट्यूशन का फ़र्क देखना पड़ेगा। दो अलग अलग मुद्दे हैं। सवाल ये है कि प्रोस्टिट्यूशन इज द एंड रिजल्ट ऑफ ट्रैफिकिंग। अच्छा, एंड रिजल्ट ऑफ द ट्रैफिकिंग है, राइट। हमने आज तक जो सारा अपना ध्यान केंद्रित किया है वो प्रोस्टिट्यूशन पे किया है। हमने ट्रैफिकिंग पे कभी कोई ज़्यादा जितना ध्यान देना चाहिए था, हालांकि हम सारी दुनिया में कई बार हम अनाउंस करके आए हैं कि हम बहुत ज़्यादा हम ट्रैफिकिंग को रोकेंगे, पर आज तक ट्रैफिकिंग का अगर हिंदी मायना जो बता रही थी लाड कुमारी जी, वही दलाल वाली बात नहीं। ट्रैफिकिंग ये है कि काफ़ी, ये नहीं कि एक लड़की लाई जा रही हो, 8-8, 10-10 लड़कियां, ज़्यादा भी लड़कियां, छोटी उम्र की लड़कियां और देशों से हिंदुस्तान में लाई जाती हैं। और यहाँ उनको मैंने खुद इसका अध्ययन किया है। मैंने खुद, जब मैं सोशल वेलफेयर में सेक्रेटरी था, तो मैंने पुलिस के बहुत बड़े एक अफसर को धौलपुर भेज के वहाँ की मंडी के बारे में करा था। और आप अगर उनका जो वृतांत पढ़ें, उससे आपको लगेगा कि इतना घोर अत्याचार उन बच्चों के ऊपर हुआ कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। जिस ढंग से उनको शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से बलात्कार करा गया और उनके पास कोई उनको चारा नहीं छोड़ा गया कि सिवाय वो मंडियों के थ्रू इधर उधर जाके वेश्यावृत्ति करें। सवाल ये कि उसमें हमने क्या किया? हमने उसमें कुछ नहीं किया। अगर पिछले दिनों हमने उनके आंकड़े देखे थे, तो जितने भी आईपीसी में एंटी ट्रैफिकिंग एक्ट सेक्शंस हैं, उसमें जो प्रोसिक्यूशन नेग्लिजिबल प्रोसिक्यूशन। नाउ व्हाई? नंबर वन। नंबर दो, जो बात मैं कहना चाहता हूँ ये है कि आपने इसको इमोरल कैसे कह रहे हो? आप इसको सेपरेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट कर रहे हो, कभी आप प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट कर रहे हो। ये इमोरल शब्द आया कहाँ से? किसने दिया इमोरल? हाउ डू यू नो कि दिस इज द ओनली एक्ट विच इज इमोरल? देयर आर थाउजेंड्स ऑफ अदर हैपनिंग इन द वर्ल्ड जो कि इमोरल नहीं मानी जाती। आप बड़े से बड़ा करप्शन कर लें, आप बड़े से बड़ा धांधली कर लें, वो इमोरल नहीं होगा, वो तो मॉरल होगा। पर ये आप क्यों इमोरल कहते हो? ये सब जो हमारा एक
पेट्रियार्कल व्यू है कि हर चीज़ जो औरत करेगी उसमें हम देखेंगे कि मॉरल है कि नहीं। अगर ये स्कर्ट आधा पहनती है तो इमॉरल है, अगर साड़ी पूरी पहनती है तो मॉरल है। क्यों, कौन डिफाइन करने वाला है? किसने डिफाइन किया? किसने अधिकार दिया हमारी पुरुषों को या हमारी सरकारों को कि इसको मॉरल इमॉरल कहे? मैं कोई काम करता हूँ, अगर मैं सोचता हूँ कि मॉरल काम कर रहा हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि अगर कि गरीबी से बाहर निकलने का सिर्फ यही इलाज है मेरे पास, मैं ये भी जानता हूँ कि सरकार कितने भी वायदे करे मुझे कभी भी मदद नहीं करेगी, कर नहीं सकती, ना करने की इच्छा है उसकी, तो क्यों मैं नहीं करूँ? एक और बात जो मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने खुद देखा है लड़कियों को जो कि इस धंधे में, इसको धंधा नहीं कर रहा हूँ, इस कार्य में लगी हुई हैं, लिप्त हैं, वो किस स्थिति में जी रही हैं। और अगर हम इसको लीगलाइज कर देते हैं, अगर वो तान के सीना कह सकती हैं इसका बाप मुझे नहीं मालूम कौन है, इसके माँ का नाम लिखो, या जाके हेल्थ उसको, क्योंकि जब मैं HIV के ऊपर कई बरसों तक मैंने काम किया है, और HIV में जितना ज़्यादा सताई गई महिलाएं थी जिनको HIV था, उतना पुरुष नहीं था। अगर ये जाके कहती कि मैं औरत हूँ, मैं प्रॉस्टिट्यूट हूँ, मुझे HIV क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि मैं प्रॉस्टिट्यूट हूँ, तो उनको अगर वैधानिक तौर पे कह सकेंगी तो उनको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत लोगों का देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा। एक आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि जो लाखों महिलाएं जो कि किसी ना किसी उसके कारण, प्रेशर के कारण, सामाजिक प्रेशर, इनसे तो पूछोगे वो क्या चाहती हैं। हम कौन होते हैं? आप बाकी जो लॉ बनाते हैं, आपने जितने भी लॉज बनाए हैं उसमें आपने पूछा है उस वर्ग से पूछा है कि तुम क्या लॉज चाहते हो अपने बारे में? आपके जितने भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और इनके एक्ट्स बने हैं एंटी, उन सब में पूछा गया है, एक राय ली गई है। क्या हमने इन करोड़ों महिलाओं से पूछा है कि तुम्हें क्या फ़ायदा होगा? क्या यहाँ पे आपने दलित की बात करी, यहाँ पे हमारे साथ में सेंटर ऑफ दलित सोसाइटी से PI मिमरोज साहब बैठे हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। क्या सर इस इशू पे क्या कहना चाहते हैं, खासकर इस बिंदु पे जो बात हम रखना चाह रहे थे, क्या कहना चाहते हैं? इस वेश्यावृत्ति को वैधानिक बनाने के लिए जो आवाज़ उठाई है महिला आयोग की अध्यक्षा ने, मैं उसका समर्थन करता हूँ। ठीक है, समर्थन मैं इसलिए करता हूँ कि बहुत सी चीज़ें हैं, ये जो है वेश्यावृत्ति एक सामाजिक कलंक है, मानवता पे कलंक है, और उसके लिए सोसाइटी जिम्मेवार है, समाज जिम्मेवार है, हमारा सरकार भी जिम्मेवार है। वेश्यावृत्ति में कौन आती हैं, क्या कारण है? बहुत सी महिलाएं, और ये आदिकाल से आज का नहीं है, आज 10 साल का, 20 साल का, 50 साल का नहीं, जब से हमारी सभ्यता बनी है तभी से किसी न किसी रूप में, और सभी देशों में, यहाँ पर नहीं है कि भारत में ही हो, और हर एक समय के अनुसार बदला गया है, बदल रही है, आज भी बदल गई है। आज भी जो वेश्यावृत्ति है कालगढ़ के रूप में, दूसरे रूप में है, चल रही है। लेकिन भारत में 30 लाख से ज़्यादा, आपने बताया 30 लाख से ज़्यादा ऐसी महिलाएं हैं जो इसमें लिप्त हैं इस बुराई में, और उसके लिए वो महिलाएं जिम्मेवार नहीं हैं। महिलाओं को हम दोष नहीं देते, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल, जो मैं मानवाधिकारों की दृष्टि से मैं बोल रहा हूँ, उनको टोटल मानवाधिकारों से वंचित किया हुआ है सारे के सारा। और उसमें बहुत सी चीज़ें, बहुत से पहलू हैं, उनमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, अगर वैधानिक रूप मिल जाए तो सरकार का भी दायित्व है। सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है, लेकिन बहुत से उनको एक अधिकार मिल जाएंगे, राइट मिल जाएंगे, ऑर्गेनाइज करने के, जैसे स्टेट यूनियन को राइट मिल जाते हैं, नागरिक को अधिकार मिल जाते हैं, सारे के सारे वो उनको अधिकार मिल जाए तो उनकी बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे आपने बताया बच्चों की शिक्षा की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या है, सारी की सारी अभी वो डर कर के सारे वो करती हैं। मतलब आप ये मानते हैं कि ये प्रवृत्ति, ये वेश्यावृत्ति, ये देह व्यापार बंद नहीं हो सकता, इसको कहीं ना कहीं हमको बंद करने की अगर जिहाद छेड़ी जाए तो वो नहीं हो सकता? नहीं, वो लिहाज का कानून बना 1956 का, सीटा, सप्रेशन और इमोरल टैक्स, अगर आप उसको पढ़ें तो वो वेश्यावृत्ति को एक तरह से मान्यता देता है। इंडिविजुअल अगर आप करती है कोई महिला देह व्यापार में, वो नहीं है। जहाँ पर आ गया दलालों का और या ऑर्गेनाइज वे में आ गया तो अपराध बन जाता, तो उससे कोई सुधार नहीं हुआ, और कानून से सुधार हो भी नहीं सकता। और सरकार ने जगह जगह सारे के सारे ये कभी कोई प्रयास नहीं किया। अब आप देखिए बड़े शहरों में आज भी है, ऑर्गेनाइज वे में आज शक्ल बदल गई है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना यह है, अगर वैधानिक रूप दे दिया जाए
सरकार की जिम्मेवारी बढ़ेगी। अच्छा, इस व्यापार में आने के क्या कारण हो सकते हैं? एक तो आर्थिक कारण भी हो सकता है और एक जबरदस्ती जैसे ट्रैफिकिंग की बात चल रही है, दो ही कारण हो सकते हैं। 60% से ज़्यादा महिलाएं दलित समुदाय से हैं, गरीब समुदाय से हैं। उनका मूल कारण गरीबी का है। अब नेपाल से जितनी बच्चियां आती हैं गरीबी की वजह से आती हैं। समाज सेवी स्निशा सिद्धू जी हमारे पास बैठी है, मैं उन तक आना चाहता हूँ। पहली बात तो मैं लाड जी की बात से ही शुरू कर रही हूँ कि इसको अपराधी नहीं माना जाए, महिला को डीक्रिमिनलाइज किया जाए। दूसरी बात यह है कि इसको अल्टरनेट दिया जाए महिलाओं को जो इस काम में चली गई हैं। उनको जब तक अल्टरनेट ही नहीं देंगे किसी काम का तो वो कैसे उससे बाहर निकलेंगी। तीसरी बात, उनको एज ए सिटीजन जितनी भी सुविधाएं हैं वो सारी उनको मिलनी चाहिए जो नहीं मिलती हैं। यहाँ तक कि राशन कार्ड में उनका नाम नहीं जोड़ा जाता, उनको अन्य सुविधाएं नहीं दी जाती। पुलिस खुद भी उनको इस्तेमाल करती है, अपने दोस्तों से भी करवाती है। तो ये रुकना चाहिए। और एक बात जो मुझे लग रही है कि इनकी जो बच्चियां हैं उनको एक सामान्य जीवन जीने के लिए कैसा वातावरण बनाया जाना चाहिए, उसकी कोशिशें नहीं होती हैं। सिर्फ अपराधी मान के इनके साथ व्यवहार होता है, उसको रोका जाना चाहिए। और अगर इसको यौन कर्मी के रूप में उस तरह से मान्यता देते हैं या उसको कानून की शक्ल में लाया जाता है तो बहुत स्पष्ट है कि उस ऐसा होने से जो छोटी बच्चियां हैं उनके साथ ये अपराध और बढ़ेगा, उसको रोका नहीं जा सकता। और विश्व के अंदर तो मैं समझती हूँ कि 1856-57 से इसके ऊपर लोगों ने लिखना शुरू कर दिया था। 20 से अधिक बड़ी किताबें जो हैं दुनिया भर के अंदर लिखी गई हैं। और राष्ट्रीय महिला आयोग ने मोहिनी गिरी जब उसकी अध्यक्ष थी तब भी एक बहुत बड़ी किताबिया 1996-97 के बीच में छपी है। उसके बाद आप भी एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया। तो हमारा स्पष्ट मानना कि जो बेसिक सुविधाएं हैं वो सारी उनको दी जाएं। जब तक वो नहीं आप देते हैं, आप 4 सिलाई की मशीनें बांट के उसको पुनर्वास के नाम पे चाहते हैं कि वो उससे बाहर निकलाएं, नहीं हो सकता। हमारे पास इतने मामले आए हैं बार डांसर्स के आए हैं, तो उसमें मैं अगर मुझे कहने में कोई ये नहीं है कि मैं कल क्या होगा, उसमें सांसद सदस्य थे, उसमें वहाँ के मुख्यमंत्री शामिल थे, उसमें अभिनेता लोग शामिल थे। उन बच्चियों को हम कैसे निकाल के ला पाए हमको पता है। अभी जो एक नया फैशन चल पड़ा है कैटरिंग का, आप किसी भी बड़ी हाई फाई शादी में चले जाइए, उन बेटियों के साथ होता क्या है ये तो किसी ने नहीं झांक के देखा। उनको कॉकटेल पार्टियों में भेजा जाता है, वो दूसरा रूप उसका दे दिया गया। फिर आप जब ट्रैफिकिंग की बात करते हैं तो मानव तस्करी के साथ साथ बेटियों की तस्करी इस खाते में भी की जा रही है कि उनको आप मुंबई की बात करें तो 5000 से अधिक की ज़्यादा आबादी जो है वहाँ पे रेड एरिया, वो तो अकेले आपके ये नंदलालपुरा और जयपुर जिला के लोगों से भरा पड़ा है। तो जरा काम करके वहाँ पे देखिए और उनको एक सामान्य जीवन जीने के लिए दिया जाए, उनको लिए वो वातावरण तैयार किया जाए। ये सरकार की भूमिका होनी चाहिए, ना कि उनके लिए एक अलग से कानून बनाने की आवश्यकता नहीं। जो विसंगतियाँ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के अंदर है उसको दूर किया जाना चाहिए और बेसिक सुविधाएं उनको सिटीजन होने के नाते दी जानी चाहिए। अलका बत्रा जी, एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते मैं एक छोटा सा सवाल मेरे दिमाग में बहुत टाइम से चल रहा है कि क्या आपको नहीं लगता कि ये जो बात हो रही है, जहाँ पर हम वेश्यावृत्ति की बात कर रहे हैं या देह व्यापार की बात कर रहे हैं, ये एक अलग अलग मायनों में अलग अलग सर्कल पर अलग अलग स्टेज पे अलग अलग तरीके से मौजूद है, लगता है आपको? मैं भी बहुत सारी जगह में इन महिलाओं से मिली हूँ और अगर आप देखें चाहे वो किसी भी वजह से, ये सब लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इस वजह से ये लोग इस प्रोफेशन में आती हैं, लेकिन वो प्रोफेशन से बाहर निकलना चाहती हैं कि नहीं चाहती हैं, 50% नहीं निकलना चाहती हैं। मैंने उनको कई बार बोला कि हम आपको नौकरी दिलाएंगे, तो वो बोलती हैं आप जो नौकरी में 1 महीने में तनख्वाह दिलाओगे वो तो हम 1 दिन में कमा लेते हैं और हम एक महीने में कैसे उससे गुजारा करेंगे, ये करेंगे। तो इनको रिहैबिलिटेशन करने के लिए जो अभी जो सरकार का नारा चल रहा है दैट इज़ स्किल डेवलपमेंट, मैं जो सोचती हूँ उनको स्किल डेवलपमेंट किया जाए जिससे कि वो खुद एंटरप्रेन्योर बन सके इंस्टेड ऑफ कहीं जॉब करे, क्योंकि उनको एक्सप्लॉइट तो जॉब में भी करा जाएगा। और इनके जो सबसे बड़ी चीज़ है, इनके बच्चों को
उनके बच्चों को एक रिस्पेक्ट दिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि उनके बच्चे भी वही काम करें। तीसरी चीज़, अगर लीगलाइजेशन की बात करें तो मैं ये सोचती हूँ कि जैसे कुछ कंट्रीज़ की इकोनॉमी इसी पे चल रही है, बैंकॉक एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि वहाँ पे ये लीगलाइज्ड है तो उनकी इकोनॉमी इसी पे चल रही है। ये चीज़ें हम सोचें कि बंद हो जाएंगी, बंद तो कभी भी नहीं हो सकती। लीगलाइज करने से शायद हमारे समाज की हेल्थ सुधर जाएगी। वाई? बिकॉज उस वक्त इनको अगर अपन सर्टिफिकेट देंगे, देख मेडिकली शी इज़ फिट फॉर दिस वर्क, तो ये एड्स जैसी बीमारियाँ इनके थ्रू, आदमियों के थ्रू होते हुए घरों तक नहीं पहुंचेगी और घर की महिलाएं और अगले बच्चे और अगली जनरेशन इफेक्ट नहीं करेंगे। शायद मैं ये सोचती हूँ अगर उसको परफेक्टली अगर अपन इम्प्लीमेंट करें तो। अपार्ट फ्रॉम दैट, इनके बच्चों की स्किल डेवलपमेंट, जो रिजर्वेशन की बात करते हैं कि इस कास्ट के लिए या उस कास्ट के लिए रिजर्वेशन करें, रिजर्वेशन इनके बच्चों के लिए होना चाहिए कि दे शुड कम एट पार एट द लेवल ऑफ द सोसाइटी, सो दैट दे शुड नॉट बी टेकन एज अ वेरी लोअर प्रोफाइल के इसके बच्चे को हीन दशा से देखा जाए। तीसरी बात, अगर वो सर्टिफाइड होंगी तो शायद 18 साल से अगर अपन सरकार जैसे इस शादी की उम्र डिसाइड करती है, वैसे इस प्रोफेशन में घुसने की उम्र भी डिसाइड कर दे तो माइनर्स का एक्सप्लॉयटेशन कम हो जाएगा, मैं जहाँ तक समझती हूँ। चलिए और लास्ट में ये कहना चाहूँगी कि हाई प्रोफाइल सोसाइटीज़ में आप लोगों ने भी सवाल उठाए हैं, ये आजकल बहुत ज़्यादा है। कॉल गर्ल जैसी चीज़ें आप समझ नहीं सकते कहाँ कहाँ पे घुसी हुई हैं, और ये ज़रूरी नहीं है आपने दो जगह से बोला फोर्सफुली या पैसा कमाने के लिए, गरीबी की वजह से। एक आजकल जो हाई सोसाइटी में चल रहा है ये शौकिया हो गया है। उनके शौक इतने महंगे हो गए हैं लड़कियों के कि वो आपको नहीं समझ में आएगा आपके आसपास कैसे कैसे लोग घूम रही होंगी, खाली अपने महंगे कपड़े और ब्रांडेड पहनने के लिए भी ये काम करती हैं। तो ये सब चीज़ें रोकनी चाहिए और इसको लीगलाइज करना चाहिए ताकि ये रोग बंद हो जाए। रमाकांत जी से बात करेंगे, सेव द चिल्ड्रन से हमारे साथ बैठे हैं, क्या कहना चाहते हैं सर? बात ये है कि प्रोस्टिट्यूशन का एज ए प्रोफेशन हम कैसे देख रहे हैं और एज ए सोसाइटी, एज ए कंट्री हम क्या इस तरह के प्रोफेशन को आगे कितने दूर लेना चाहते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी सवाल है। क्या दूसरे प्रोफेशन भी है, क्या उससे ज़्यादा पैसा भी कमा सकते हैं, ये भी सोचने वाली बात है। मैं बच्चे के पर्सपेक्टिव से सोचता हूँ कि अगर आप देखेंगे ट्रैफिकिंग, अभी हम बात कर रहे थे ट्रैफिकिंग और प्रोस्टिट्यूशन एक अलग अलग है, लेकिन मैं मानता हूँ ये बहुत ही इंटीग्रेटेड ढंग से एक बिजनेस चलता है, एक ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट है जो कि ट्रैफिकिंग होके, जैसे सर ने बताया कि वो लैंड इन प्रोस्टिट्यूशन, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है। अगर आप 5 साल के जुड़े हुए हैं दोनों, 5 साल की अगर आंकड़े आप देखेंगे 2009 से 2013 की डाटा, 14 की डाटा आप देखेंगे तो करीब करीब 39% की बढ़ोतरी हुई है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और जबकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग की अगर हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन में ये साफ बना है आर्टिकल 23 में कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर को बनाना है, बंद करना है। और ये जो ट्रैफिकिंग हो रहा है बच्चों की, बच्चियों की, खास करके गर्ल्स चिल्ड्रन की, ये फोर्स लेबर है और ये ट्रैफिकिंग हो रहा है। और ख़ास करके राजस्थान की अगर बात करें आप देखें, और इसमें मिसिंग चिल्ड्रन की हम लोग भी बात करना ज़रूर मैं समझता हूँ। मिसिंग चिल्ड्रन के अगर मैं गवर्नमेंट के आंकड़े की बात करूँ, पार्लियामेंट में जो अगस्त में जो टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट आया था, करीब करीब 1 लाख पर ईयर बच्चे मिसिंग है। इट्स नॉट ए स्मॉल नंबर। और मैं उन मिसिंग बच्चे की बात कर रहा हूँ जो रिपोर्टेड है। और ये मानते हैं हम लोग कि करीब करीब 60% ऐसे रिकॉर्ड है केसेस जो कि रिपोर्ट ही नहीं होता है, और उनमें से 40% को ट्रेस करते हैं, ऑन ट्रेस रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 40,000 बच्चे हर साल में ऑन ट्रेस रहे, किसी को पता नहीं वो कहाँ गए। और ज़्यादातर ये मानने को मिलता है मोस्ट ऑफ देम गोज इनटू द दिस फ्लेश ट्रेड। दे आर अबडक्टेड, दे आर किडनैप्ड, दे आर मिसयूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। और ये अगर बात करें तो मुझे आशंका है, संशय है, इन बच्चों के साथ क्या होगा, और क्या हम लोग एक विंडोज़ दे रहे हैं वो पिम्प्स, वो मिडिलमैन, वो जो माफिया है, उनके हाथ में पावर दे रहे हैं टू इंक्रीज दैट ट्रेड। ये भी आप सही कह रहे हैं, वैधानिक देने में कहीं ना कहीं हम एक माफिया को बहुत बड़ी पावर दे रहे हैं। हम लोग वी आर ओपनिंग विंडोज एक्चुअली फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। ये मुझे शंका है। और दूसरी ये बात भी जरूरी है कि क्या ये जो लॉ बनने के बाद क्या वो जो वुमेन है, जो विक्टिम है ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, या फिर जो बाय चॉइस कर रहा है या बाय फोर्स कर रहा है, क्या उसको पावर मिलेगी, या पावर उन लोगों को मिलेगी, पिम्प को, मिडिलमैन को, जो इसका इस्तेमाल करेंगे। बात है कि अभी भी जो इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट है और उसमें जो केसेस हैं, मान लो हम लोग अभी दर्ज कर रहे हैं, और उसके
उसको क्या और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है? जैसे निशा जी ने बताया, क्या अभी आज ए वुमेन, आज ए सिटीजन, उनका क्या राइट्स नहीं है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन नहीं है? उनको क्या आज ए सिटीजन दे डोंट एंटाइटल टू हैव वेलफेयर स्कीम्स है? कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट चाहेगी और सोसाइटी चाहेगी, उनके लिए बहुत सारे स्कीम्स, मेडिकल एड, वो सारा हो सकता है। मुझे लगता है बच्चों की बड़ा फिक्र है, और क्योंकि ये बच्चे का जहाँ भी दिखा गया है फॉरेन कंट्रीज में, जहाँ पे इसको लीगलाइज किया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ प्रोस्टिट्यूशन बंद हो गया है, रादर बढ़ा है। और बच्चे करीब करीब, जैसे प्रोफेसर शर्मा ने बताया, 40% अभी ऑन एन एवरेज उसमें ट्रेड में है। हमारे पास हितेश गुप्ता जी बैठे हैं वात्सल्य संस्थान से, उनसे बात कर लेते हैं। क्या ये इस मुद्दे पे बहुत सारी चीज़ें आप तक आ गई है, क्या कहना चाहते हैं? असल में यहाँ पर बड़ी मिक्स्ड सी ओपिनियन है। हम पिछले करीब 4-5 साल से सेक्स वर्कर्स के साथ में हम काम कर रहे हैं, और हमारा अनुभव ये रहा है कि ये ज़्यादातर, हमने तो बहुत ही गरीब तबके की महिलाएं देखी हैं, और हमको ये अनुभव होता है कि ये हमेशा डर करके और छुप करके इनको जीना पड़ता है। और हमने देखा है कि कभी भी रेड हो जाती है पुलिस की, और बहुत ही बुरी तरह से इनके साथ में ट्रीटमेंट होता है थानों के अंदर। और जो क्लाइंट होता है वो तो किसी तरह से जमानत पे छूट जाता है, लेकिन इनको थाने में रखा जाता है, कोर्ट तक पेश करा जाता है। तो मेरे को लगता है कि अपराधीकरण जो है वो तो बिल्कुल ही इसके लिए बंद होना चाहिए, और एक डिग्निटी ऑफ लाइफ है वो तो होनी ही चाहिए। हमने पिछले 4-5 साल से एक एक्सपेरिमेंट करा कि इनको, जैसा कि अभी अलका जी ने बताया, कि इनको कोई ऑल्टरनेटिव स्किल डेवलप करी जाए। तो हमने कुछ महिलाओं को ट्रेन करना शुरू करा, और उसके बाद में पिछले 4-5 साल से करीब 250 जो सेक्स वर्कर के अंदर महिलाएं थीं, अब वो इतनी ज़बरदस्त उनकी स्किल हो गई है कि उनका जो स्किल का तैयार किया हुआ जो चीज़ है वो अमेरिका में एक्सपोर्ट हो रहा है। और उससे क्या हुआ कि उन्होंने धीरे धीरे जो उनकी जो सेक्स ट्रेड के सेक्स वर्कर थी, वो उसके प्रति अरुचि सी हो गई है, और एक डिग्निफाइड तरीके की वो काम में इन्वॉल्व हो गई हैं। लेकिन उससे फ़ायदा ये हुआ कि इनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो छोटी बच्चियाँ हैं, वो पढ़ लिख करके ग्रेजुएट हो गई, और लॉ ग्रेजुएट हो गई, और काफ़ी हद तक उनको राहत मिल रही है, और बड़ी खुशी से वो अपना जीवन यापन लगा उनको समाज में कहीं जगह मिली है? उनको अब धीरे धीरे समाज में जगह मिली है। पहले तो परिवार में ही जगह मिली है। पहले तो ये था कि जब भी डर के रहती थी तो परिवार वाले सबसे पहले इनको बाहर निकाल देते थे, तो ना परिवार की रहती थी ना कहीं की रहती थी। तो ये एक सबसे बड़ा इनके साथ में हादसा होता था। तो मतलब आपके हिसाब से ये है कि अगर उनको दूसरे काम में कहीं इन्वॉल्व किया जाए तो जरूरी नहीं है कि वैधानिक किया जाए इसको। हाँ, आर्थिक रूप से सक्षम हुई हैं, 15-15, 20-20 हज़ार रुपए महीने के कमाती हैं, तो उनके परिवार के अंदर इज्जत बढ़ी है, उनके समाज के अंदर इज्जत बढ़ी है। इनका एक सोसाइटल इंटीग्रेशन है, वो बहुत जरूरी है। और अगर वैधानिकता से ये भी होगा, मैं एक बोलना चाहूँगा कि वैधानिकता से ये भी होगा कि ये अपनी आवाज़ सबके सामने रख पाएंगी। अभी अपनी बात को कहीं पर भी नहीं रख पाती। पहले मैं लूंगा एक छोटा सा ब्रेक के बाद पुनः आपसे मुखातिब होता हूँ। मैं यहाँ पर हमारे साथ में प्रेम किशन शर्मा साहब हैं, जो प्रेसिडेंट है PUCL से। मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। क्या आपका क्या राय है सर? पहली बात तो यह है कि ये वेश्यावृत्ति आज भी अवैधानिक नहीं है। अवैधानिक है? अवैधानिक नहीं है। नहीं है। अगर वो कानून देखें ठीक तरह ध्यान से, उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन जरूर हैं कि किन परिस्थितियों में वो गैरकानूनी होगी, लेकिन वैसे कोई रोक नहीं है उसके ऊपर। वो गैरकानूनी करार नहीं दी है उसमें कुछ ब्रोथेल चलाना, वो भी दूसरा उसका उपयोग करता हो, वो है। अगर वेश्यावृत्ति से किसी दूसरे को अर्निंग होती हो वो अपराध है, लेकिन अगर कोई महिला ये काम करती है और उससे पैसा कमाती है तो वो इलीगल नहीं है। वो इलीगल नहीं है। इलीगल नहीं है? नहीं है इलीगल। अभी तक कानूनी स्थिति ये है। वैसे मेरी जो राय जो इस बारे में ये है कि
ये बिल्कुल इलीगल होना चाहिए। ये जो वैधानिक बनाने की जो बात हो रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब वैधानिक बना देंगे, उसको कह भी देंगे, सिर्फ एक डिक्लेरेशन होगा, बाकी उसको समाज में इज्जत नहीं मिलने वाली है। आज भी वैश्यावृत्ति जो करती है उसे चुप कर ही करना पड़ता है। क्या वैधानिक बनाने के बाद हम ये अलाउ करेंगे उसको कि पब्लिक प्लेस में लोग ये धंधा कर दे? क्या उसको बोर्ड लगाने की परमिशन देंगे आप उसको? आज भी कानून में ये है कि पब्लिक प्लेस में ये काम नहीं होना चाहिए। पब्लिक प्लेस अगर है, डिक्लेरेशन जो जिसकी घोषणा होती है उसके 200 मीटर के अंदर नहीं होना चाहिए कि गौथल नहीं चलना चाहिए। क्या कोई महिला ये कहेगी कि मैं वैधानिक अगर है तो मैं वैश्या हूँ, ये घोषित करेगी? पीछे से ममता जी बैठे। ना तो ये यौन कर्मियों के लिए कोई लाभजनक इससे कोई समाधान निकलने वाला है, ना ही कोई आम महिला के लिए ये सम्मानजनक स्थिति है। मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि संयुक्त राष्ट्र मंचों पे वाहवाही लूटने के लिए अगर इस तरह के कदम उठाए जाएंगे तो हमारे लिए ये शर्मनाक है। दरअसल यूपीआर, जो अगर आप जानते हैं यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू में ह्यूमन राइट्स काउंसिल में हमारे यहाँ 3 मांगों को अस्वीकार किया गया था। पहली बात तो ये कि उन्होंने कहा कि इनके लिए वो स्पेशल रेपर्टियर ट्रैफिकिंग को अपने यहाँ आमंत्रित नहीं करना चाहते हैं। भारत सरकार ने इसके लिए मना किया 2012 के रिव्यू में जो सुझाव आए थे। दूसरी बात, उन्होंने लोकल बॉडीज बनाकर इस समस्या पर काबू करने के लिए बजट देने को इनकार कर दिया। और तीसरी बात, उन्होंने ये कहा कि प्रोटेक्शन के लिए, जिसमें और भी कुछ मुद्दे थे जैसे गे और एलजीबीटीज, तो उन्होंने कहा प्रोटेक्शन के लिए हम कुछ विशेष प्रोसीजर नहीं लागू करेंगे। तो मेरे लिए तो यही शर्म की बात है कि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी कौन सी छवि बताना चाह रहे हैं। पितृसत्ता का, कैपिटलिज्म का, पूंजीवाद का घिनौना रूप जो हम एक धंधे के रूप में, हमने आज तक बात नहीं की कि उस औरत के पास जाता कौन है, उस मर्द की हमने बात नहीं की, और उस औरत के अस्मिता को और उसको अछूत अलग अलग थलग उसको कुछ नहीं देना। अरे ये तो वैश्या है। हम क्या कहना चाहते हैं, कौन से समाज में जी रहे हैं? और इस समाज में आज हम अगर इसको लीगलाइज करने की और ऐसी बातें करते हैं तो हम पितृसत्ता के पोषक, एक ऐसी संरचना जिसमें औरत के सम्मान का कहीं स्थान नहीं है। आज हमारी सरकारों का दायित्व है कि उनकी जो बच्चियां हैं वो किसी भी तरीके से इस तरह के धंधे में नहीं आनी चाहिए। अर्चना जी के पास आया था। अंतिम 2 हमारे पास हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं। मेरे को एक छोटी सी चीज़ समझ में नहीं आ रही कि जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, क्या ये मुद्दा नारी अस्मिता के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ नहीं? 2010 में सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर हुई कि रिहेबिलिटेशन ऑफ सेक्स वर्कर्स या प्रोस्टिट्यूट्स, उसके संदर्भ में 2011 में इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट प्रिवेंशन का जो एक प्रावधान है, अधिनियम है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या वैश्यावृत्ति को वैधानिकता दी जाए। इस परिदृश्य में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष ने आनन फानन में एक वक्तव्य जारी कर दिया पब्लिकली कि सब मैं इसके पक्ष में हूँ कि इसको वैधानिकता दे दी जाए। और भी प्रेशर में दिया दिखता है मेरे को। हाँ, लेकिन मैं प्रेशर शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि इस समाज में कुछ ऐसे तबके हैं जिनके बारे में चर्चा करना, उनके हित की बात करना ही कोई मुख्य रूप से समझता ही नहीं कि उसको केंद्र बिंदु में लाना भी चाहिए। लेकिन ये खुशी की बात है कि वो गलत वक्तव्य, आनन फानन में दिए वक्तव्य ने इस मुद्दे को एक बार विमर्श में लाने का काम तो किया, भले इसे साहस कहे या दुस्साहस कहे महिला आयोग के अध्यक्ष का, लेकिन मैं समझती हूँ ये चर्चा का विषय तो बना। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसको ये कह देना कि लीगलाइजिंग प्रोस्टिट्यूशन, तो ये तो एक तरह से हो गया कि मेडिसिन इज डेडलियर देन डिजीज, यानी रोग जो है उससे खतरनाक तो उसका दवा हो गई। अभी पीयूसीएल के जो अध्यक्ष सदस्य, उन्होंने बहुत सही बात की, वैधानिक तो पहले से ही है, लेकिन इसको वैधानिक जामा पहना करके सुप्रीम कोर्ट के पैनल के सामने अपने मंतव्य को रख करके हम एक ऐसी चीज़ शुरू करने वाले जिसमें जो ट्रैफिकिंग और प्रोस्टिट्यूशन का अंतर यहाँ पर प्रस्तुत हो रहा था वो अंतर समाप्त हो जाएगा, और जो क्लैंडस्टीन थी सारी व्यवस्था वो इतनी मुखर हो जाएगी, गली मोहल्ले में बैनर लगे हुए मिलेंगे क्योंकि ये वैधानिक हो जाएगा। सही बात। अब जब ये लीगल हो जाएगा तब आपके लीगल राइट्स भी सामने आएंगे, फिर ह्यूमन राइट्स भी आएंगे, और इस सारा आने के बाद एक प्रॉमिस्क्यूअस सोसाइटी इस प्रकार से प्रस्तुत हो जाएगी कि मुझे लगता है महिलाओं की गरिमा, अस्मिता जिसकी आप बात करें वो इतनी छिन्न भिन्न हो जाएगी
कि जो अभी हमारे पीछे साथी कह रही थी कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत को शर्मसार होना पड़ेगा। अभी लाड जी ने बहुत अच्छी तरह से आपको विस्तृत रूप से समझा दिया कि महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में वो जिस प्रकार से घूमी, उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति का उन्होंने देखा, उसका विवेचन किया, कितना दर्दनाक है, लेकिन उस पर किसी ने विचार नहीं किया। तो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि ऐसे मुद्दे जिसमें महिला जैसी स्थिति, जो कि सबसे वल्नरेबल सेक्शन है, बच्चे और महिला, उसमें यदि आप लीगलाइज करते हैं तो सबसे बड़ा काम क्या करने वाले, उस पुरुष को जो महिला पर असॉल्ट करने के लिए बिल्कुल मानसिक तौर से तैयार है, उन वल्नरेबिलिटीज को इतना ज्यादा बढ़ाएगा। सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा पास में है तो वो इस चीज को ऐसे अंजाम देगा, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करेगा कि उस महिला के शोषण की, उस बच्चे की, बच्चा साथ बोल रही हूँ, उसमें मेल फीमेल का कोई डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, उनके शोषण की ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होगी कि उनको बाहर उस गर्त से निकलने में कोई रास्ता दिखाई नहीं। इसलिए दरअसल दुर्भाग्य तो इस बात का है कि भारत में ऐसी चर्चा भी करने का कोई अवसर आया और आपको इस चैनल पर एक जनमंच करना पड़ रहा है। ये देश के लिए कोई बहुत अच्छा संकेत है। आप इसको दुर्भाग्य मान रहे हैं? दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँ, देश का तो दुर्भाग्य है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आदि अनादि काल की जो गाथाएं कहने का एक आदत पड़ गई है हिंदुस्तान में, मुझे तो आज तक, मैं तो वकील भी हूँ, संसद में भी मैंने इस बहस में भाग लिया, मुझे एक भी कानून ऐसा नहीं मिला जो ये कहता हो कि हमारे यहाँ ये प्रथा कभी प्रचलित थी या लीगलाइज थी या किसी कानून में इसकी व्यवस्था की हुई है। लोग अपने अपने तरीके से जब समाज की व्याख्या करते हैं तो इंटरप्रिटेशन करते हैं और उसका मतलब ये निकालते हैं। मेरा ये कहना है कि कुल मिलाकर इस भारत जैसे देश में ना तो पहले लीगलाइज थी, ना आज लीगलाइज हो सकती है, ना आने वाले कल के लिए लीगलाइज हो सकती है। इसलिए मेरा कहना है कि इस चैप्टर को सोचने का तो रास्ता बदलना चाहिए। चलिए, पर यह समस्या है समाज की, इस पे बात एक तो इसको व्यापार कहना गलत है, ओहो, एक इसको व्यवसाय कहना गलत है, एक इसको धंधा कहना गलत है, और एक इसको कोई कानूनी जामा पहनाने की कल्पना करना, तो मैं कह सकता हूं कि भारत की आत्मा के साथ चोट होगा, भारतीयता के साथ चोट होगा, भारत की संस्कृति और जीवन पद्धति के साथ चोट होगा। कुछ देश ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमारी नकल भारत भी कर ले, वो इस तरह की दुनिया के 4 देशों में जाकर आने वाले लोग इस तरह के सवाल पूछा करते हैं। वो जुडिशरी में भी हो सकते हैं, समाज में भी हो सकते हैं। मुझे एक बात ही कहनी, पर एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि भारत के अंदर महिला को जब तक हम आर्थिक रूप से, व्यवसाय के रूप से, जीविकोपार्जन के नाते और समाज में सामाजिक दृष्टि से बराबर पंक्ति में ला करके, बराबर से भी अच्छी पंक्ति में लाकर खड़ा नहीं करेंगे, जब तक निश्चित रूप से इन समस्याओं का स्थायी समाधान की दिशा के अंदर हम केवल भाषण होंगे हम लोगों के। इसलिए बहुत आवश्यकता यह है कि हम महिलाओं को, बच्चियों से लेकर और बड़ी महिलाओं से लेकर और बुजुर्ग महिलाओं से लेकर, इनके साथ में आर्थिक न्याय होना चाहिए। एक बात, इनके साथ शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। दूसरी बात, सामाजिक स्तर और जीविका का साधन का स्तर बढ़े, यह सरकारों का और सामाजिक संस्थाओं का सर्वोच्च प्राथमिकता का एक उद्देश्य और एजेंडा इसके अंदर होना चाहिए। और इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, ना तो ऐसा कानून कभी बनेगा, न इस कानून को हिंदुस्तान में कोई स्वीकार करेगा। यदि ऐसा कानून बनाने का किसी से दुस्साहस किया तो उसको उठा करके बंगाल की खाड़ी में ले जाकर या आप अरब सागर में ले जाकर लोग डाल देंगे। ये हिंदुस्तान में संभव नहीं है। पर क्योंकि बोलने की आज़ादी है, इसलिए चाहे जैसी बातें लोग बोल देते हैं, इसलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये दुरुपयोग है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और इसलिए मेरा कहना है कि भारत में इस प्रकार की बातें करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि इस जनमंच में दोनों सरकारों के लोग बैठे हैं और दोनों एक ही बात पे कहीं सहमत है। पहली बार इस जनमंच में मुझे देखने को मिला है। चलिए, अब एक चीज़ और है, कहीं ना कहीं जब स्त्री की बात हुई है और जिस तरीके से मेरे को सुनने को मिला लखावत साहब से कि इसे व्यवसाय, धंधा, व्यापार ना कहा जाए, अब बात अगर यहाँ आती है तो नारी के अस्तित्व में बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं, वैधानिक और अवैधानिक रूप से इस पूरे बात को करने पर। अगर ये नारी के अस्तित्व में बात चल रही है तो ये आप लोगों पे छोड़ता हूँ कि ये वैधानिक किया जाए या इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। ये सारी बातें आप लोगों पे छोड़ता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।